बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगर्स माफिया इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर करीम MA। इमरान अपने फ्लैट में मौजूद था कि उसे कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी, तो इमरान ने चौंक कर हाथ में पकड़ी हुई किताब नीचे कर दी। इस वक्त कौन आ सकता है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्योंकि रात पड़ने वाली थी, इसीलिए मैं सुलेमान के कदमों की आवाज़ बैरूनी दरवाजे की तरफ जाती सुनाई दी। कौन है? सुलेमान की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। फिर चटकनी हटने की और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। बॉस सिटिंग रूम में है या ड्राइंग रूम में? टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। सिटिंग रूम में है, सुलेमान ने जवाब दिया, और इसके साथ ही वो तेज़ तेज़ कदम उठाता वापस किचन की तरफ बढ़ता चला गया। जाहिर है वो रात का खाना पकाने में मसरूफ़ होगा, इसलिए इसे वापस जाने की जल्दी थी। चंद लम्हों बाद टाइगर सिटिंग रूम में दाखिल हुआ और इसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। आओ टाइगर, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने सलाम का जवाब देकर हाथ में पकड़ी हुई किताब बंद करके एक तरफ रखते हुए कहा। बॉस, उस्ताद हाशो का वो अहाता तो नहीं मिल सका। अलबत्ता एक दूसरे उस्ताद कालू का एक अड्डा मैंने चेक कर लिया है। इसे पुरानी हवेली कहा जाता है। नारायणगंज का इलाका ख़त्म होता है तो इसके बाद एक कदीम दौर की पुरानी सी खंडर हवेली है, जिसमें टूटे फूटे बेशुमार कमरे हैं। वहाँ तकरीबन 150 के करीब फ़कीर रहते हैं, जिनमें औरतें भी हैं, मर्द भी, बच्चे भी, बूढ़े भी और जवान भी। ये उस्ताद कालू का अड्डा है और कहा जाता है कि इसके ऐसे 2 और अड्डे भी हैं। इनसे भीख मंगवाने का बाकायदा सिस्टम बनाया गया है। 10 वैगनें हैं जो इन फ़कीरों को 2 शिफ्टों में अड्डे से बाज़ारों, चौकों और दूसरी जगहों पर पहुंचाती हैं, और फिर दोपहर को इन्हें वहां शिफ्ट करती हैं और दूसरी शिफ्ट को वहां पहुंचाती हैं। और इन वैगनों के ड्राइवर इन फ़कीरों की कमाई इकट्ठी करके एक मखसूस अड्डे पर पहुंचाते हैं, जहां से ये कमाई आगे पहुंचती है। ये पूरा माफिया है बॉस, टाइगर ने कहा। ओह, जल्दी से बताओ, ये कैसे ये सब कुछ मालूम हुआ? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो टाइगर ने इसे तफसील बता दी कि किस तरह वैगन वालों ने फ़कीरों को उठाकर दूसरी जगहों पर पहुंचाया और इनकी कमाई का थैला होटल के मैनेजर को पहुंचाया। वो इसे लेकर मेन मार्केट के उकुम में मोतियों वाली गली के होटल में किसी उस्ताद आशिक को पहुंचाया, और इस उस्ताद आशिक के पास और थैले भी पहुंच गए, और उस्ताद आशिक इन सब थैलों को किसी उस्ताद रऊफ के पास पहुंचाता है, जहां से सारी रकम इकट्ठी होकर उस्ताद कालू को पहुंचती है। ये उस्ताद कालू कहाँ रहता है? इमरान ने पूछा। मैंने इस उस्ताद आशिक से पूछगछ की है। इसे बताया है कि उस्ताद रऊफ का अड्डा काले बाजार में है। इसका वहाँ होटल है जिसे रऊफ होटल कहा जाता है, और उस्ताद कालू के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा बदमाश है और किसी बड़े इलाके में रहता है। वो सामने नहीं आता, सिर्फ इसका नाम इस्तेमाल होता है। इसके आदमी सब काम करते हैं, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। वो सरदार हाशो के बारे में कुछ पता चला? इमरान ने कहा। नहीं बॉस, मिलिट्री एरिया के पीछे कोई ऐसा अहाता नहीं है और ना ही वहाँ फ़कीर हैं। इसलिए अब मैंने सोचा है कि कल दिन को जब दोबारा फ़कीर अपनी जगहों पर पहुँचेंगे तो फिर मैं इनसे सरदार हाशो के बारे में पूछूंगा। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई क्लू मिल ही जाएगा, टाइगर ने कहा। इसीलिए मैं सुलेमान ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और फिर इसे दरमियानी मेज़ पर चाय के बर्तन और स्नैक्स की प्लेटें रखना शुरू कर दी। अरे, ये मेरा इकलौता शागिर्द है, तुम इसे खाना खिलाने की बजाय चाय पर क्यों टरखा रहे हो? इमरान ने कहा। जब उस्ताद को खाना मिलेगा तो शागिर्द को भी दावत मिल जाएगी, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो टाइगर भी इख्तियार हंस पड़ा। अरे वो क्यों? रात का खाना तो तुम पका रहे थे, इमरान ने चौंक कर कहा। वो खाना तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, आज तो आपके खाने का नागा है, सुलेमान ने खाली ट्रॉली एक तरफ करते हुए कहा। नागा? क्या मतलब? क्यों? इमरान ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। 2 माह बाद रमज़ान आने वाला है, इसलिए बड़ी बेगम साहिबा ने कहा है कि अभी से रिहर्सल शुरू कर दी जाए। इस हफ्ते में 1 नागा, अगले होते में 2 नागे और फिर 3। इसी तरह रमज़ान तक नागे बढ़ते चले जाएंगे, सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा। तो क्या ये माह रमज़ान सिर्फ मेरे लिए आ रहा है, तुम्हारे लिए नहीं आ रहा? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मुफलिस आका के बावर्ची ने क्या रिहर्सल करनी है, इसके लिए तो पूरा साल ही अफ्तारी होती है, सुलेमान ने कहा, और इसके साथ ही कमरे से बाहर चला गया। तो टाइगर जो चाय बना रहा था वे इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। सुलेमान की हाजिर जवाबियाँ वाकई काबिल-ए-दाद हैं बॉस। अब भी इसे पूरा साल नागा नहीं कहा बल्कि अफ्तारी कहा है, टाइगर ने हंसते हुए कहा। हरीरे खा खा कर इसके दिमाग के बंद खलियात भी खुलते जा रहे हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी। तो इमरान ने चाय की प्याली वापस रखी और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। सिद्दीकी बोल रहा हूँ इमरान साहब, मैं बख्तियार के वालिद सलामत अली को लेकर वापस पहुँच गया था। दोनों बाप बेटे की मुलाकात इंतहाई जज्बाती थी। मैंने इन्हें नुमानी के साथ वापस शामनगर भिजवा दिया है
और आपकी दी हुई भारी रकम भी सलामत अली को दे दी। गो सलामत अली रकम ना ले रहा था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती इसकी जेब में डाल दी। मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि आपने कहा था कि जब बख्तियार वापस चला जाए तो फिर आप तफसील बताएंगे। सिद्दीकी ने कहा, तो मेरे फ्लैट पर आ जाओ, लेकिन इस वक्त खाने का वक्त है। अगर तुमने खाना खाना है तो अपने लिए भी लेते आना, और मेरे शागिर्द टाइगर के लिए भी। और अगर सिर्फ चाय और स्नैक्स पर ही गुजारा करना है तो बगैर किसी खर्चे के आ जाओ। इमरान ने कहा तो सामने बैठा हुआ टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। क्यों, क्या सुलेमान ने हड़ताल कर दी है? सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा। तो जवाब में इमरान ने सुलेमान की माह रमज़ान की आमद वाली बात दोहरा दी और सिद्दीकी बे इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आप दोनों मेरी तरफ से दावत कबूल करें और ग्रैंड होटल में आ जाएं। खाना मैं खिलाऊंगा, सिद्दीकी ने कहा। कितना खाना खिलाओगे? ऐसा ना हो कि जब हम ऑर्डर देने लगे तो तुम उठकर ही भाग जाओ, इमरान ने कहा। अरे नहीं इमरान साहब, आप जितना भी चाहें ऑर्डर दें, आपके ऑर्डर की तामील होगी, सिद्दीकी ने कहा। तामील तो जाहिर है होगी, लेकिन बिल कौन देगा? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बिल मैं दूंगा, वादा रहा, सिद्दीकी ने कहा। ओके, चलो आज सच्चे लोगों को भी आजमा लें कि सिर्फ नाम के सच्चे हैं या वाकई सच्चे हैं। तुम पहुंचो, हम आ रहे हैं, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। सुलेमान, आगा सुलेमान पाशा साहब, इमरान ने रिसीवर रखकर ऊंची आवाज में कहा। जी साहब, सुलेमान ने कमरे में आते हुए कहा। तुमने अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा आलू बैंगन बनाए होंगे, जबकि हम दोनों अब ग्रैंड होटल में स्पेशल डिनर करेंगे और हमें इजाजत दी गई है कि हम जितना चाहें और जिस कदर चाहें ऑर्डर दे दें, इमरान ने बड़े फातिहाना लहजे में कहा। तो टाइगर इनकी होने वाली नोकझोंक देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसका चेहरा बता रहा था कि वो इससे पूरी तरह महजूज हो रहा था। होटल ग्रैंड में खाना हो, वहाँ से तो यतीम खाने के मैनेजर यतीमों के लिए खाना नहीं मंगवाते। वहाँ हर चीज़ घटिया और बासी होती है। मैं तो आज स्पेशल पाए पकाए हैं, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। स्पेशल पाए? क्या मतलब, हाथी के पाए? इमरान ने चौंक कर कहा। यहाँ खरगोश के पाए नहीं खरीदे जा सकते और आप हाथी के पाए कह रहे हैं? बकरे के पाए हैं, हमसायों ने भेजे हैं इसलिए पक रहे हैं, और अब मैं बैठकर इत्मीनान से खाऊंगा, सुलेमान ने कहा और वापस मुड़ गया। आओ टाइगर, वैसे बकरे के पाए सुलेमान वाकई बेहद लजीज पकाता है, लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूरी है, इमरान ने उठते हुए कहा। तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। बॉस, आपके जहन में इन फकीरों के सिलसिले में क्या प्लानिंग है? टाइगर ने अपनी कार आगे बढ़ाते हुए कहा। चूंकि टाइगर की कार मौजूद थी, इसलिए इमरान अपनी कार निकालने की बजाय टाइगर की कार की साइड सीट पर ही बैठ गया। प्लानिंग? क्या मतलब, कैसी प्लानिंग? इमरान ने चौंक कर पूछा। बॉस, आपने इनके गुर्गों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कहा था। इनका क्या करना है? क्या इनको घेर कर हलाक करना है? टाइगर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार एक तवील सांस लिया। पहले मेरे जहन में कोई खास पॉइंट मौजूद ना था, मसला सिर्फ इस लड़के बख्तियार को इन गुर्गों से बचाना था। लेकिन अब तुम्हारी बात सुनकर मुझे ख्याल आ रहा है कि ये बाकायदा माफिया है। उन्होंने बाकायदा ग्रुप बना रखे हैं। ये लोग माजूरों, बूढ़ों, गरीब औरतों और बच्चों को अपनी कमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चे अगवा किए जाते होंगे, इन औरतों की इज्जतें पामाल की जाती होंगी। ये एक बहुत बड़ी माशरती बुराई है, बल्कि इसे माशरती नासूर कहा जा सकता है। इसका वाकई मुनासिब और मुस्तकिल सद्देबाब होना चाहिए, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या सद्देबाब बॉस? फकीरों की तादाद तो पूरे मुल्क में लाखों नहीं तो हजारों में होगी। गुर्गों के हलाक हो जाने के बावजूद लोग भीख मांगने से तो बाज नहीं आएंगे। जल्दी नए गुर्गे इन्हें कंट्रोल कर लेंगे। फिर टाइगर ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि हमें पहले इनके बारे में तफसीलात मालूम करनी चाहिए कि पूरे पाक एशिया में कितने ग्रुप इस बेगर्स माफिया के मुतालिक हैं, इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। पूरी मालूमात हासिल कर लेने के बाद हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इसके साथ ही हुकूमत की तरफ से इन फकीरों के बारे में ठोस इकदाम किए जाएंगे। जो माजूर लोग होंगे इन्हें अस्पतालों में भेजकर इनका इलाज किया जाएगा। जो औरतें हैं इन्हें दारुल अमान भिजवाया जाएगा। गरीब बूढ़ों को आफियत घरों में दाखिल करवा दिया जाएगा। अगवाशुदा बच्चों को इनके घरों में वापस पहुंचाया जाएगा और इन गुर्गों को बाकायदा मुजरिम करार दिया जाएगा। तभी ये मसला हल होगा, इमरान ने कहा। लेकिन बॉस, मैंने अक्सर ऐसे गदागर भी देखे हैं जिनके पूरे खानदान भीख मांगते हैं, जैसे खाना बदोश हैं। इसी तरह और खानदान भी हैं, इनकी पूरी बरादरियां हैं। ये लोग वैसे नॉर्मल अंदाज में रहते हैं, अलबत्ता ये मजदूरी करने या कोई काम करने की बजाय गदागरी ही करते हैं। गदागरी का बाकायदा इनका पेशा है। इनका क्या होगा? टाइगर ने कहा। हाँ, मैंने भी सुना हुआ है कि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो काम करने वाले को अपनी बरादरी से निकाल देते हैं। ये सब तालीम की कमी की वजह से है। मेरा ख्याल है कि ऐसी बरादरी और ऐसे खानदानों को कानूनी तौर पर एक जगह रहने का पाबंद किया जाए और इनके बच्चों को तालीम दी जाए और इनके मर्दों को हुनर सिखाए जाए ताकि मजदूरी कर सकें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनका ये कल्चर खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। बॉस, हमारी हुकूमत में सोशल वर्क की बाकायदा वजारत मौजूद है, इसे ये काम खुद करना चाहिए, टाइगर ने कहा। इसी चाहिए और ना करने के दरमियान पूरी कौम फंस चुकी है,
लोग हुकूमत को कहते हैं कि इसे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, जबकि हुकूमत अवाम से तवक्को रखती है कि अवाम अज खुद ये करेंगे और ये ना करेंगे। इमरान ने जवाब दिया तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला तो सोफे पर बैठा हुआ लंबा तड़ंगा आदमी बेख्तियार उछल पड़ा। इसके हाथ में शराब की बोतल थी और वो सामने टीवी पर नजर जमाए हुए था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा इस धमाके से खुला कि वो बेख्तियार उछल पड़ा। कमरे में एक नौजवान दाखिल हो रहा था जिसने जीन्स की पैंट और स्याह रंग की जैकेट पहनी हुई थी। इसके सर के बाल इसके कांधों पर पड़े हुए थे। चेहरे मोहरे और अंदाज से वो जुराइम पेशा दिखाई देता था। ये क्या तरीका है आने का बख्शू? सोफे पर बैठे हुए लंबे तड़ंगे आदमी ने गुस्सीले लहजे में कहा। सॉरी बॉस, दरअसल मैं बेहद जोश में था, इसलिए ऐसा हुआ है। आई एम सॉरी, आने वाले ने जिसे बख्शू के नाम से पुकारा गया था कदरे माजरत भरे लहजे में कहा और सामने पड़े हुए दूसरे सोफे पर बैठ गया। ऐसा क्या जोश आ गया था तुम्हें? बॉस ने मुंह बनाते हुए कहा। बॉस, कस्टम के इंस्पेक्टर कासिम को आज सुबह गोली मार दी गई है और इसे गोली मारने वाला सरदार हाशू है, बख्शू ने कहा तो बॉस बेख्तियार चौंक कर सीधा हो गया। क्या क्या कह रहे हो? क्या मतलब? कौन इंस्पेक्टर कासिम? बॉस ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, कस्टम में एक इंतहाई ईमानदार कस्टम इंस्पेक्टर तैनात था जिसका नाम कासिम था। इसने काफिरिस्तान से आने वाली एक शिपमेंट पकड़ ली थी जिसमें ममनुआ माल भिजवाया गया था, जिस पर सब अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था और माल बहक हुकूमत जब्त कर लिया गया था। लेकिन बाद में ये सब लोग बरी हो गए और इंस्पेक्टर कासिम को इसकी सीट से हटाकर एक दूसरे आम से शोबे में भिजवा दिया गया। लेकिन फिर पता चला कि इंस्पेक्टर कासिम को दोबारा इस सीट पर ले आया गया है क्योंकि इसका भाई सेंट्रल इंटेलिजेंस में इंस्पेक्टर है और इसने सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुल रहमान को सारी सूरत हाल बताई, जिस पर उन्होंने खुफिया इंक्वायरी कराई तो इन्हें रिपोर्ट मिल गई कि वाकई इंस्पेक्टर कासिम को इसकी ईमानदारी की सजा दी गई है, जिस पर इनके कहने पर कासिम को दोबारा पहले वाले शोबे में तैनात कर दिया गया। बख्शू ने तफसील बताते हुए कहा। काफिरिस्तान से ये माल किसने भिजवाया था? बॉस ने पूछा। सेठ अशोक का माल था बॉस, बख्शू ने कहा। ओह अच्छा, फिर क्या हुआ? बॉस ने कहा। बॉस, आज सुबह कासिम सरकारी कार में ड्यूटी पर जा रहा था कि एक चौक पर जैसे ही सिग्नल रेड हुआ और इसकी कार रुकी तो इसे वहीं गोली मार दी गई और वो मौके पर ही हलाक हो गया क्योंकि गोली इसके सर में लगी थी, बख्शू ने कहा। लेकिन तुम तो कह रहे हो कि ये कत्ल सरदार हाशू ने किया है, बॉस ने कहा। यस बॉस, इस चौक पर हमारे ग्रुप के फकीर मौजूद थे। इनमें सरजीत भी था जो मसनूई अंधा बना हुआ था। सरजीत ने खुद देखा था कि एक कार कुछ फासले पर सैनमा की दीवार के साथ काफ़ी देर से रुकी हुई थी। इसकी साइड सीट पर सरदार हाशू मौजूद था जबकि ड्राइविंग सीट पर कोई दूसरा आदमी था। सरजीत पुराना आदमी है और सरदार हाशू को अच्छी तरह पहचानता है। फिर जैसे ही इंस्पेक्टर कासिम की कार रुकी, सरजीत ने सरदार हाशू के हाथ में जीरो गन की झलक देखी। इसके साथ ही गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और इंस्पेक्टर कासिम हलाक हो गया और सरदार हाशू की कार एक झटके से आगे बढ़ गई, बख्शू ने कहा। फिर क्या हुआ? बॉस ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। होना क्या था, वहाँ अफरा तफरी फैल गई। सरजीत और दूसरे फकीर भी वहाँ से गायब हो गए। पुलिस आ गई। सरजीत सीधा मेरे पास आया और इसे मुझे ये सही बात बताई तो मैं आपके पास आया हूँ, बख्शू ने कहा। लेकिन सरदार हाशू को क्या जरूरत थी कि वो इंस्पेक्टर कासिम को खुद हलाक करता? वो ये काम किसी से भी करा सकता था, बॉस ने कहा। बॉस, कुदरत बाज औकात ऐसे काम करा देती है। अगर सरदार हाशू खुद ये काम ना करता तो हमें ये सुनहरी मौका कैसे मिल सकता था, बख्शू ने कहा तो बॉस बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? कैसा सुनहरी मौका? बॉस ने हैरान होकर कहा। बॉस, सरदार हाशू के खिलाफ आप पुलिस और इंटेलिजेंस को खुफिया इत्तला दे दें, पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेगी और फिर सरदार हाशू ने चूंकि इंस्पेक्टर कासिम को हलाक किया है जिसके पीछे सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल हैं, इसलिए लामहला पुलिस और इससे रिश्वत लेकर इसे नहीं छोड़ेगी और इस तरह सरदार हाशू तवील अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। और अगर इसने पुलिस की 3rd डिग्री के सामने एतराफ़ से जुर्म कर लिया तो फिर इसे यकीनन फांसी हो जाएगी। बहरहाल इस दौरान हम इस ग्रुप के तमाम फ़कीरों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। इस तरह हमारी ताकत और कमाई दोगुना हो जाएगी, बख्शू ने कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन सरदार हाशू अकेला तो नहीं है, इसका पूरा ग्रुप है और फिर इसके पीछे मार्गो का भी हाथ है और मार्गो को तो तुम जानते ही हो कि इस मार्गो के हाथ कितने लंबे हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि उल्टा हमारे लिए कोई मसला बन जाए, बॉस ने कहा। बॉस, इसके ग्रुप में 2 आदमी हैं और इन दोनों का खात्मा आसानी से किया जा सकता है। बाकी रहा मार्गो, तो यही काम मार्गो के साथ भी किया जा सकता है। इस तरह इस ग्रुप के 4 इंतहाई तरबियत याफ्ता फ़कीर हमारे पास आ जाएंगे और इस ग्रुप के 400 इंतहाई कीमती अड्डों पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। आप सोचें कितना बड़ा काम हो जाएगा, बख्शू ने कहा। ओह, तुम ठीक कहते हो, हमें वाकई फौरी ऐसा काम करना चाहिए, बॉस ने हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल एक तरफ रखते हुए कहा। बॉस, बस एक बात का ख्याल रखना कि हमारा नाम बराह रास्त सामने ना आए,
वरना तो दोनों ग्रुपों में मुसलसल फसादात शुरू हो जाएंगे, बख्शू ने कहा। तुमने मुझे अपनी तरह अहमक समझ रखा है? नॉनसेंस, बॉस ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। ओह, मेरा मतलब ये ना था बॉस, मैं तो वैसे ही ये बात कर गया था। आई एम सॉरी बॉस, बख्शू ने सहमे हुए लहजे में कहा। तो बॉस ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। इंक्वायरी प्लीज, राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुपरिंटेंडेंट का नंबर दें, बॉस ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। बॉस ने कैडल दबाया और फिर टून आने पर इसने तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। सुपरिंटेंडेंट फयाज, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से तहकमाना लहजे में कहा गया। कस्टम के इंस्पेक्टर कासिम को चौक पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। ये इंस्पेक्टर कासिम आपके किसी इंस्पेक्टर का भाई है और आपके डायरेक्टर जनरल ने इसे ईमानदार समझते हुए दोबारा कस्टम के चेकिंग शोबे में लगवाया था। और इस इंस्पेक्टर कासिम को हलाक करने वाला एक आदमी है जिसे सरदार हाशू कहा जाता है। अब इसे तलाश करना आपका अपना काम है, बॉस ने तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर कैडल दबाया और फिर एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। बॉस, आपने बहुत अच्छा इकदाम किया है, अब इंटेलिजेंस खुद ही सरदार हाशू को तलाश कर लेगी, बख्शू ने कहा। सरदार हाशू के 2 असिस्टेंट हैं, एक का नाम रोशो और दूसरे का नाम फजलू है, जबकि इसके बड़े उस्ताद का नाम मार्गो है। जब तक ये दोनों असिस्टेंट और बड़ा उस्ताद खत्म नहीं होगा, इस वक्त तक इस ग्रुप के फ़कीरों पर हम कब्जा नहीं कर सकते, बॉस ने कहा। तो फिर जो हुक्म दें इसकी तामील होगी, बख्शू ने कहा। मेरा ख्याल है कि जैसे ही इंटेलिजेंस सरदार हाशू को गिरफ्तार करे, इन तीनों का इसी रोज़ खात्मा कर दिया जाए और इसके साथ ही हमारे आदमी सरदार हाशू के अहाते पर रेड कर दें ताकि वहाँ मौजूद तमाम फ़कीरों को वहाँ से अपने कैंप में मुंतकिल कर दिया जाए और इनके तमाम अड्डों पर कब्जा कर लिया जाए, बॉस ने कहा। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है बॉस, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूं, बख्शू ने कहा। हाँ बोलो, तुम मेरे खास आदमी हो, बॉस ने कहा। रोशो और फजलू दोनों बेहद होशियार और मोहताज आदमी हैं और यहाँ की तमाम ज़ेरे ज़मीन दुनिया के लोगों से इनका इंतहाई करीबी ताल्लुक़ है, इसलिए इन दोनों के कत्ल के लिए आम जुराइम पेशा अफराद को इस्तेमाल करना हिमाकत होगी। रोशो के कैंप में एक फ़कीर राखू लंगड़ा है, वो जहनी तौर पर रोशो से इंतहाई एलर्जिक है क्योंकि रोशो बेहद सफाक फितरत का आदमी है। वो मामूली बातों पर फ़कीरों को इंतहाई तशद्दुद से हलाक कर देता है। इस राखू का ताल्लुक मुझसे है। इसने मुझे बताया है कि पिछले दिनों रोशो ने एक बूढ़े फ़कीर को इंतहाई जालिमाना अंदाज में मामूली सी गलती पर हलाक कर दिया था और चूंकि इसने ये सारी कार्रवाई राखू के सामने की थी, इसलिए राखू को इससे इंतहाई नफरत हो चुकी है। वो चाहता तो था कि रोशो का ग्रुप छोड़कर मेरे ग्रुप में आ जाए, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया क्योंकि इस तरह हमारे दोनों ग्रुपों के दरमियान ख्वामख्वा का झगड़ा खड़ा हो जाता। अलबत्ता मैंने इसे कह दिया था कि हम इसे रोशो से इंतकाम लेने का जल्द ही मौका फराम कर देंगे, इसलिए अगर इसे ऑटोमेटिक पिस्टल दे दिया जाए तो इंतहाई आसानी से वो रोशो का खात्मा कर सकता है और किसी को इल्म भी ना होगा और ना ही कोई हम पर शक करेगा। इस तरह फजलू के ग्रुप में भी ऐसे आदमी मौजूद हैं जिन्हें इसके खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है, बख्शू ने तफसील बताते हुए कहा। ओह बहुत खूब बख्शू, तुम तो बेहद ज़हीन हो, मैंने तुम्हारी कदर ही नहीं की। ठीक है, आज से तुम मेरे नाइब हो, मेरे दोनों ग्रुपों के इंचार्ज और बड़े उस्ताद बख्शू, मेरे बॉस ने कहा। तो बख्शू ने उठकर ना सिर्फ बॉस के पैरों को हाथ लगाए बल्कि हाथ उठाकर हलफ दिया कि वो हमेशा बॉस का ताबेदार और फर्माबरदार रहेगा। इन दोनों के खात्मे का बेहतर बंदोबस्त करो, लेकिन इस मार्गो का क्या किया जाए, वो बेहद काया आदमी है, बॉस ने कहा। बॉस, इसका खात्मा तो इन दोनों से भी ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है, बख्शू ने कहा। वो कैसे, बॉस ने चौंक कर पूछा। मार्गो ने एक औरत रखी हुई है, वो मुल्क के किसी अंदरूनी इलाके से अगवा करके लाई गई है और फिर इससे भीख मंगवाने के लिए इसकी एक टांग और एक बाजू तोड़ दिया था, लेकिन वो औरत बेहद जानदार और खूबसूरत थी। इसका नाम मंजूरा है। मंजूरा को एक बार मार्गो ने देख लिया तो इसे पसंद आ गई। इसने इसे फ़कीरी ग्रुप से निकालकर एक अलहदा जगह दे दी और इसकी टांग और बाजू का इलाज भी कराया। अब मार्गो हफ्ते में एक रोज़ लाजमन इसके पास जाता है, लेकिन मंजूरा बज़ाहिर इसकी औरत है, लेकिन वो दिल में इससे शदीद नफरत करती है। लेकिन वो चूँकि बेबस और लाचार है इसलिए खामोश रहती है। अगर हम इसे मार्गो के खिलाफ इस्तेमाल करें तो आसानी से ये काम हो सकता है, बख्शू ने कहा। तुम्हें इस बारे में कैसे इतनी तफसील से इल्म है, बॉस ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, जिस जगह मार्गो ने इस औरत मंजूरा को रखा हुआ है, इसके साथ ही दस्तकारी सेंटर भी है और दस्तकारी सेंटर की मैडम बावरी को तो आप जानते ही हैं कि वो कितनी तेज़ है। वो तो जिससे मिलती है इसकी रूह तक का हाल बाहर निकाल लेती है। इसने मुझे ये सारी तफसील बताई थी, बख्शू ने कहा। तुम इस दस्तकारी सेंटर के भी इंचार्ज हो, बॉस ने चौंक कर कहा। ओह नहीं बॉस, ये दस्तकारी सेंटर मैरिज ब्यूरो और ब्यूटी पार्लर का धंधा तो दूसरे शोबे का है। वो इस शोबे से लड़कियां अगवा करके काफिरिस्तान भिजवाते हैं। मेरी भी इस मैडम के साथ शराकत है।
मैं भी देहात से लड़कियां घेर कर लाता हूँ और इन्हें मैडम दस्तकारी सिखाने और घर से भागने और अच्छी ज़िंदगी गुजारने पर आमादा करती हैं, और फिर ये लड़कियां काफिरिस्तान पहुंचा दी जाती हैं। इसलिए मेरी मैडम से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, बख्शू ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, अब से ये सारा काम तुम्हारी जिम्मेदारी पर रहा। बस तुमने आकर मुझे बताना है कि सरदार हाशू का ग्रुप ख़त्म और इसके अड्डे और फ़कीर हमारे कब्जे में आ गए हैं। और सुनो, अगर ये काम तुम कर लो तो मैं दोनों ग्रुपों की आमदन में से तुम्हारा हिस्सा भी रखा करूँगा, बॉस ने कहा। थैंक यू बॉस, आप वाकई जीदार हैं और इसीलिए सारी दुनिया कहती है कि उस्ताद कालू बड़ा जीदार आदमी है, बख्शू ने बड़े खुशामदाना लहजे में कहा। तो बॉस बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इमरान ने कार सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर की पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर इसने कार लॉक की और फिर तेज से कदम उठाता वो सुपरिंटेंडेंट फयाज के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। इसे मालूम था कि सर अब्दुल रहमान सरकारी दौरे पर मुल्क से बाहर हैं, इसलिए इन दिनों सुपर फयाज कायम मकाम डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर काम कर रहा है। और ये भी इसे मालूम था कि जब सुपर फयाज कायम मकाम डायरेक्टर जनरल बनता है तो फिर इसका दिमाग बुलंदियों पर पहुंच जाता है। लेकिन जाहिर है इमरान को इसकी क्या परवाह थी। वो सुपरिंटेंडेंट फयाज से इसलिए मिलना चाहता था कि इसे इस बात पर आमादा कर सके कि वो इंटेलिजेंस के आदमियों को पूरे मुल्क में इस बेगर्स माफिया के खिलाफ हरकत में ला सके। गो सिद्दीकी को इसने कह दिया था कि वो दारुल हुकूमत में मौजूद फ़कीरों और गदागरों के बारे में तफसीलात इकट्ठी करें ताकि वो इन मालूमात की बिना पर सर सुल्तान को आमादा कर सके कि वो सदर को कहकर इस सिलसिले में कोई मौसर कानून साजी करा सकें। लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि ये जाल तो लामहला पूरे मुल्क में फैला हुआ होगा, हर बड़े और छोटे शहर में ये माफिया काम करता होगा और पूरे मुल्क से तो इस मामले में तफसीली कवायद सिद्दीकी और इसके साथी इकट्ठे नहीं कर सकते। इसलिए इसका ख्याल था कि इस सिलसिले में वो सेंट्रल इंटेलिजेंस को हरकत में लाए, क्योंकि इंटेलिजेंस का अमला पूरे मुल्क के हर बड़े और छोटे शहर में मौजूद था। सुपर फयाज का चपरासी इसके ऑफिस के बाहर अलर्ट खड़ा था और यही सुपर फयाज के ऑफिस में मौजूद होने की निशानी थी, वरना चपरासी इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा रहता था। इमरान जब करीब पहुंचा तो चपरासी ने मुस्कुराते हुए उससे सलाम किया। तुम्हारे साहब का मूड कैसा है? इमरान ने सरगोशी के अंदाज में कहा। बड़े साहब से भी 2 हाथ आगे हैं, चपरासी ने आहिस्ता से कहा। तो इमरान इसके खूबसूरत और गहरे जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा और फिर पर्दा हटाकर वो अंदर दाखिल हुआ तो फाइल पर झुके हुए सुपर फयाज ने चौंक कर सर उठाया और फिर इसने दोबारा फाइल पर सर झुका लिया। अलबत्ता हाथ से इसने इसे बैठने का इशारा कर दिया। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो बेहद मसरूफ़ है और इसके पास बात करने का भी वक्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कायम मकाम डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो साहब, इमरान ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा और मेज़ की दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? सुपर फयाज ने सर उठाए बगैर बड़े सपाट लहजे में कहा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत हूँ और तुम्हारी बखैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहता हूँ, इमरान ने जवाब दिया। तो सुपर फयाज ने एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद कर दी। मुझे मालूम है कि तुम्हारी बकवास का चरखा बंद नहीं होगा, बोलो कैसे आए हो? सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। एक लंबी कहानी का प्लान लेकर आया हूँ, यकीन करो अगर तुम आमादा हो जाओ तो मेरी और तुम्हारी आइंदा 7,000 नस्लें ऐश करेंगी, इमरान ने कहा। तो सुपर फयाज बेख्तियार उछल पड़ा। कौन सा प्लान? क्या मतलब? सुपर फयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने ट्रैफिक चौकों पर साइडों पर मौजूद औरतों और बच्चों को देखा होगा जो ट्रैफिक रुकते ही कारों और मोटरसाइकिलों वालों से भीख मांगना शुरू कर देते हैं, इमरान ने कहा। तो सुपर फयाज चौंक पड़ा। हाँ, इन दिनों वाकई से लोग हर चौक पर नजर आने लग गए हैं और ये लोग इस कदर ढीठ होते हैं कि लाख इनसे माफ़ी मांगो लेकिन चिपक ही जाते हैं, सुपर फयाज ने कहा। इसके अलावा सड़कों पर बेशुमार माजूर, बूढ़े, नाबीना, लंगड़े, लूले अफराद भी और बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने और मासूम बच्चों को उठाए औरतें बागों में, पार्कों में, मार्केटों में, सिनेमाओं और थिएटरों के बाहर, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर और ख़ास तौर पर कचहरी में, अस्पतालों के बाहर इनके हजूम नज़र आते हैं, इमरान ने बाकायदा तकरीर करते हुए कहा। तो सुपर फयाज के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। हाँ, है तो सही, हमारे मुल्क में चूंकि गुर्बत की शरह बढ़ती जा रही है इसलिए गदागरों की तादाद में भी साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर हम दोनों मिलकर ये धंधा शुरू कर दें तो कैसा रहेगा? इमरान ने कहा। सुपर फयाज बेख्तियार उछल पड़ा। इसकी आंखों से शोले निकलने लगे थे। ये क्या बकवास है? क्या मैं तुम्हें गदागर नजर आ रहा हूँ? नॉनसेंस, सुपर फयाज ने वसीले लहजे में चीखते हुए कहा। ये बकवास नहीं है कायम मकाम डायरेक्टर जनरल साहब, ये ज़बरदस्त माली प्लान है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अब तुम गदागरी करोगे? क्यों? सर अब्दुल रहमान वाकई तुम्हें गोली मार देंगे, सुपर फयाज ने कहा। अरे तो तुम समझ रहे हो कि मैंने तुम्हें गदागरी करने के लिए कहा है? क्या तुम्हारी अकल भी डैडी के साथ सरकारी दौरे पर चली गई है?
तुम्हें मालूम ही नहीं है कि ये सब गदागर और फकीर अपने तौर पर गदागरी नहीं करते। ये एक बहुत बड़े माफिया के गुलाम हैं। यहाँ बड़े बड़े बदमाशों ने ग्रुप बना रखे हैं और हर ग्रुप में 200-250 से ज़्यादा गदागर हैं। इनके आदमी इन्हें बाकायदा भीख मांगने वाले अड्डों पर पहुंचाते हैं और वापस लेकर जाते हैं। फिर सारी कमाई इनसे ले ली जाती है। इन्हें मामूली सी ग़िज़ा और फटा पुराना लिबास दिया जाता है, जबकि ये सारी कमाई अगर इकट्ठी की जाए तो रोज़ाना करोड़ों बनती है। लोग रहम खाकर खैरात देते हैं और ये खैरात इन बदमाशों और इनके सरदारों के बैंकों में इकट्ठी होती रहती हैं। इमरान ने कहा तो सुपर फयाज की आंखें फैलने लग गईं। क्या क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? सुपर फयाज ने कहा। हाँ, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, इमरान ने कहा। लेकिन ये लोग अगर खुद कमाते हैं तो इन्हें क्यों दे देते हैं, खुद क्यों नहीं रखते? सुपर फयाज ने कहा। ये लोग उनके गुलाम हैं। वो मामूली सी रकम भी छुपा लें तो मार मार कर इनकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं और इन्हें गोली मार दी जाती है। माफिया इन्हें आसानी से कैसे अपने पंजे से आज़ाद होने की इजाज़त दे सकता है? इमरान ने कहा। ऐसा है तो तुम्हारा मतलब है कि हम भी इसी तरह फकीर रखें और इनकी कमाई खाएं, क्यों? सुपर फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। इसमें हर्जी क्या है? बहरहाल ये बिजनेस है, कम से कम हराम की कमाई से तो अच्छा है ना? इमरान ने कहा। बस उठो और निकल जाओ। अब अगर तुमने कोई और बात की तो मैं अभी तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, सुपर फयाज ने चीखते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, फ़ोन की घंटी बज उठी तो सुपर फयाज ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सुपरिंटेंडेंट फयाज, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रहा हूँ, सुपर फयाज ने अपने आप को नॉर्मल रखते हुए कहा। दूसरी तरफ से बोलने वाला मुसलसल बोल रहा था और चूंकि इसकी आवाज़ खासी ऊंची थी इसलिए हल्की सी आवाज़ इमरान के कानों तक भी पहुंच रही थी। लेकिन जाहिर है इमरान को फयाज के फ़ोन से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। लेकिन फिर इसके कानों में सरदार हाशू का नाम पड़ा तो बेख्तियार चौंक पड़ा। इसी लम्हे फयाज ने एक झटके से रिसीवर रख दिया। नॉनसेंस, अहमक, ये समझते हैं कि सेंट्रल इंटेलिजेंस बेकार बैठी हुई है। नॉनसेंस, सुपर फयाज ने रिसीवर रखकर इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। कौन था और क्या कह रहा था? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो सुपर फयाज चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। कौन, किसकी बात कर रहे हो? सुपर फयाज ने कहा। फ़ोन किसका था और क्या कह रहा था? इससे सरदार हाशू की बात की थी। क्या तुम सरदार हाशू को जानते हो? इमरान ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा। सरदार हाशू? मुझे क्या मालूम। बेनाम कॉल थी कि कस्टम के इंस्पेक्टर कासिम को गोली मार दी गई है और गोली मारने वाला सरदार हाशू था और इंस्पेक्टर कासिम का भाई सेंट्रल इंटेलिजेंस में इंस्पेक्टर है और इंस्पेक्टर कासिम को तुम्हारे डैडी ने वापस कस्टम के चेकिंग शोबे में लगवाया था। मालूम नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था, सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। इतने रेफरेंसेस के बावजूद तुम इंस्पेक्टर कासिम को नहीं जानते? इमरान ने चौंक कर कहा। कौन से रेफरेंसेस? ये क्या कह रहे हो? ऐसे फ़ोन तो आते ही रहते हैं। ये तुमने क्या जरा करना शुरू कर दी है? सुपर फयाज ने गुस्सीले लहजे में जवाब देते हुए कहा। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे एक इंस्पेक्टर का नाम हाशिम है, शायद वही इस कासिम का भाई है, इमरान ने कहा। होगा, लेकिन तुम इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? सुपर फयाज ने कहा। जहाँ तक मैं इस कॉल से समझा हूँ, कॉल करने वाला चाहता है कि सरदार हाशू को इंस्पेक्टर कासिम के कत्ल के इल्ज़ाम में इंटेलिजेंस गिरफ्तार कर ले, लेकिन क्यों चाहता है ये मुझे मालूम नहीं, इमरान ने कहा। इंटेलिजेंस अहमकों का टोला नहीं है कि नामालूम कॉलों पर गिरफ्तारियां शुरू कर दे। ये कत्ल वगैरह की इंक्वायरी पुलिस का काम है, हमारा नहीं, सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, चपरासी अंदर दाखिल हुआ। सर, इंस्पेक्टर हाशिम अंदर आने की इजाज़त चाहता है, चपरासी ने अंदर आकर इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो सुपर फयाज चौंक पड़ा। इसे अंदर भेज दो, इमरान ने सुपर फयाज के बोलने से पहले चपरासी से कहा। तो चपरासी ने सुपर फयाज की तरफ देखा। भेजो उसे, क्या कहता है? सुपर फयाज ने झटकेदार लहजे में कहा। तो चपरासी सर झुकाए तेजी से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक फाइल थी। ये इंस्पेक्टर हाशिम था। इमरान भी इससे वाकिफ था। इससे पहले सुपर फयाज और फिर इमरान को सलाम किया और फिर फाइल खोलकर इसे सुपर फयाज के सामने रख दी। सर, मेरे छोटे भाई कस्टम इंस्पेक्टर कासिम को रॉबर्ट चौक पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। मुझे अभी अभी इत्तला मिली है, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। मुझे एक हफ्ते की छुट्टी इनायत कर दें, इंस्पेक्टर हाशिम ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। बहुत अफसोस हुआ इंस्पेक्टर हाशिम, बहुत अफसोस हुआ। नमाज जनाजा यहीं पढ़ी जाएगी या आबाई गांव में? इमरान ने तिहाई अफसोस भरे लहजे में कहा। यहीं जनाब, बड़ी मंडी के उकुम में हमारी रिहाइश गाहें हैं, इंस्पेक्टर हाशिम ने जवाब दिया। ठीक है, हम हाजिर हो जाएंगे। कोई फ़ोन नंबर वगैरह दे दो ताकि मैं वक्त मालूम कर लूँ। जाहिर है अभी तो मैयत पुलिस की तहवील में होगी और चूंकि ये कत्ल की वारदात हुई है इसलिए पोस्टमार्टम भी होगा, इमरान ने कहा। जी हाँ सर, मैं अपना कार्ड दे देता हूँ जनाब, इंस्पेक्टर हाशिम ने कहा और जेब से एक कार्ड निकालकर इसे इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इस दौरान सुपर फयाज ने खामोशी से फाइल पर दस्तखत कर दिए थे। इमरान ने एक नज़र कार्ड को देखा और फिर इसे जेब में डाल दिया। इंस्पेक्टर हाशिम ने सुपर फयाज का शुक्रिया अदा किया।
और अपनी फाइल उठाकर मुड़ने लगा। 1 मिनट, इमरान ने कहा तो इंस्पेक्टर हाशिम रुक गया। तुम्हारे मरहूम भाई के कितने बच्चे हैं? इमरान ने पूछा। जी, 1 बीवी और 2 छोटे बच्चे हैं। कासिम बेहद ईमानदार आदमी था, इसलिए इसकी मौत के बाद इसके बीवी बच्चों को भी विरासत में ईमानदारी ही मिलेगी, इंस्पेक्टर हाशिम ने कहा और फिर तेजी से कदम बढ़ाता ऑफिस से बाहर चला गया। क्या जरूरत थी इससे कहने की कि हम नमाज जनाजा पढ़ने आएंगे? सुपर फयाज ने कहा तो वह इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? तुम इंस्पेक्टर हाशिम के बॉस हो, क्या तुम इसके भाई के जनाजे में शामिल नहीं होगे? डैडी होते तो लाजमन जाते, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओह हाँ, ठीक है, अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना मैं तो नहीं जाया करता। तुम्हारे डैडी शामिल हो जाते थे, अब तो मुझे जाना होगा, सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। मालूम करो कि रॉबर्ट चौक किस थाने की हदूद में आता है, इमरान ने कहा। क्यों, क्या मतलब? सुपर फयाज ने चौंक कर कहा। मैं पुलिस वालों से मिलकर इस वारदात की तफसीली इंक्वायरी कराना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। अभी ये काम मैं करूंगा। नॉनसेंस। मैं? सुपरिंटेंडेंट फयाज, ये फोन पड़ा है, खुद ही मालूम कर लो, सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। किसी पुलिस स्टेशन का नंबर दे दें, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया और टोन आने पर इसने दोबारा नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। पुलिस स्टेशन बागबानाबाद। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा सख्त था। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से बोल रहा हूँ, इमरान ने भी तहकमाना लहजे में कहा। ओह यस सर, हुक्म सर, फरमाइए सर। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलख मौदबाना हो गया था, जबकि सुपर फयाज ने बेख्तियार होंठ भेज लिए। ज्वेलर बाजार के हुक्म में रॉबर्ट चौक है, वहाँ कस्टम इंस्पेक्टर कासिम को गोली मारकर हलाक किया गया है। ये इलाका किस थाने की हदूद में आता है? इमरान ने वजाहत करते हुए पूछा। सर, थाना ज्वेलर बाजार, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। इसका नंबर क्या है? इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुमने सेंट्रल इंटेलिजेंस का नाम क्यों लिया? अपना नाम लेते, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सुपर फयाज ने कहा। मैंने कब झूठ बोला है? यही कहा है कि मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से बोल रहा हूँ, और ये हकीकत है कि मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से बोल रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, वाकई, लेकिन तुम इस केस में आखिर इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? शहर में रोजाना कत्ल होते रहते हैं, सुपर फयाज ने कहा। इसमें सरदार हाशो का नाम लिया गया है, और सरदार हाशो बेगर्स माफिया का एक बड़ा नाम है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो सुपर फयाज बेख्तियार उछल पड़ा। बेगर्स माफिया? क्या मतलब? ये कौन सी माफिया है? सुपर फयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा। वही फकीरों वाले बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। तो क्या वाकई ऐसा है, या तो मजाक कर रहे थे? सुपर फयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह मजाक नहीं है, पूरे मुल्क में बेगर्स माफिया छाया हुआ है, और डैडी वापस आए तो मैं इनसे कहकर पूरे मुल्क में इस सिलसिले में इंटेलिजेंस के जरिए तफसीली रिपोर्ट बनवाना चाहता हूँ, ताकि हुकूमत से कहकर इसका कोई मुस्तकिल सद्देबाब किया जा सके, इमरान ने उठते हुए कहा। अरे अरे, ये काम किसी और से कराना, हमसे फकीरों के पीछे नहीं भागा जाता, सुपर फयाज ने चौंक कर कहा। जाहिर है, फकीरों ने तुम्हें क्या देना है, जबकि तुम इन लोगों के पीछे भागते हो जहाँ से भारी रकूमात मिल सके, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सुपर फयाज के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए, जबकि इमरान तेजी से मुड़ा और ऑफिस से बाहर आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।